नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बड़ी खबर हम शुरुआत कर रहे हैं पुणे के साथ। महाराष्ट्र में दरअसल जिस तरह से केसेस बढ़े हैं कोविड के, उसके बाद पुणे में आंशिक लॉकडाउन कर दिया गया है। अगले 7 दिन तक पुणे में सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, थिएटर ये सब बंद कर दिए गए हैं। पुणे में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़े हैं, उसके बाद ये अहम फैसला महाराष्ट्र में लिया गया है। बीते कई दिन से लगातार सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि अगर इसी तरह से कोरोना बढ़ता गया तो फिर हम लॉकडाउन का फैसला लगाने के लिए मजबूर होंगे, लिहाजा लोग आगाह रहें। लेकिन आम लोग हो, खास लोग हो, कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में कैसे बड़े बड़े आ रहे हैं, इसकी तस्वीर भी देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा कोरोना संक्रमित हो गए। फेसबुक पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। इसके बाद प्रियंका ने अपना असम, तमिलनाडु और केरल का दौरा रद्द कर दिया। प्रियंका गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी। हालांकि प्रियंका गांधी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा के पॉजिटिव पाए जाने के बाद मैंने अपना असम दौरा रद्द किया और अब मैं आइसोलेशन में रहूंगी। Say that I've been exposed to the coronavirus. So although I tested negative yesterday, the doctors have advised that I self-isolate for a few days. Unfortunately, I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today and for Tamil Nadu tomorrow and Kerala day after tomorrow. I'd like to apologize to everybody for not being able to be there. कोरोना का भयंकर विस्फोट झेल रहा महाराष्ट्र एक बार फिर लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा है। राज्य के कुछ शहरों में पहले ही लॉकडाउन लागू हो चुका है, लेकिन आज सीएम उद्धव ठाकरे पूरे राज्य के लिए बड़ा फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र में ऐसे हालात तो पिछले साल भी नहीं थे जब कोरोना ने पहली बार दस्तक दी थी। याद कीजिए, कभी न सोने वाला शहर मुंबई कैसे खामोश होकर थम गया था। याद कीजिए, धारावी और आसपास की झुग्गियों के बाहर लगी वो कतारें, जब लोग किसी भी तरह ये जगह छोड़कर भागने को बेकरार थे। याद कीजिए, मुंबई, नागपुर जैसे शहरों की सड़कों पर मजदूरों के वो काफिले, जब लोग हजारों किलोमीटर दूर अपने घरों तक पहुंचने के लिए पैदल ही निकल पड़े थे। आज इनमें से कई लोग इन्हीं शहरों में लौट चुके हैं। बाजार, फैक्ट्रियां, दफ्तर खुल चुके हैं। लेकिन कोरोना वायरस उस दौर से भी ज्यादा खौफनाक स्थिति में है जब पूरे महाराष्ट्र पर ताला पड़ा था। 11 सितंबर 2020 को महाराष्ट्र में 24,886 नए मरीज दर्ज हुए थे। ये बीते साल का अधिकतम आंकड़ा है, जबकि इस साल 1 अप्रैल को 43,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। वहीं मुंबई में 8 अक्टूबर 2020 को अधिकतम 2,823 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे की बात करें तो मुंबई में 8,446 मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लोगों को बार बार समझाते रहे, चेतावनी भी दी, लेकिन संक्रमण के ऐसे भयानक दौर में भी लोगों की बेपरवाही सन्न कर देने वाली है। मुंबई की सड़कों और मंडियों में सुबह से ही ऐसी भीड़ जुटती है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही बेमानी है। कोरोना का मामला सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही बढ़ रहा है और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार बेहद चिंतित है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़ते रहे तो महाराष्ट्र में जितनी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा जाएंगी। ये तस्वीरें उद्धव सरकार को भी चिंता में डाल रही हैं। पिछले हफ्ते कोविड टास्क फोर्स की बैठक में महाराष्ट्र में दोबारा टोटल लॉकडाउन लगाने की बात कही गई थी। इस बारे में आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आज शाम 4:30 बजे सीएम आवास पर बैठक बुलाई गई है। बैठक में सीएम के साथ आला अफसर और एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। बैठक के बाद सीएम उद्धव राज्य के लोगों को संबोधित कर सकते हैं। संबोधन में कड़ी पाबंदियों का ऐलान भी किया जा सकता है। नागपुर, नांदेड़, बीड़ में पहले से ही टोटल लॉकडाउन लागू है। महाराष्ट्र सरकार बार बार कह रही है कि अभी तो सिर्फ नाइट कर्फ्यू है, अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़ते रहे, लोग नहीं माने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना ये सब नहीं करेंगे तो लॉकडाउन भी लग सकता है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, आलिया भट्ट, संजय लीला भंसाली, बप्पी लहरी, परेश रावल जैसे सितारे भी कोरोना के कहर से नहीं बच पाए। मतलब साफ है कि सुरक्षा और बचाव का जिक्र जैसे ही टूटेगा, कोरोना किसी को नहीं छोड़ेगा।
विद्या, मुंबई आज तक। तो कोरोना के बढ़ते केसेस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर राजेश पारिक हमारे साथ हैं, आप मुंबई के जसलोक अस्पताल से जुड़ गए हैं हमारे साथ। डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ विश्वास सारंग जी आ गए हैं, आप मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हेड हैं कोविड सेंटर के एम्स से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर पारिक, मैं शुरुआत इस वक्त आपके साथ करना चाहूंगी। महाराष्ट्र के ऊपर हमने ये रिपोर्ट दिखाई, पुणे में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। 43,000 प्लस केसेस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हो रहे हैं। मुख्य वजह आपको क्या दिखाई देती है जिस तेजी के साथ ये केसेस बढ़े? क्योंकि सरकार तो अब ये भी कह रही है कि अगर लोग नहीं समझे, ठीक तरह से फॉलो नहीं हुए प्रोटोकॉल्स, तो फिर कड़े फैसलों का वक्त भी आएगा आगे। मीनाक्षी जी, मैं आपको क्या बताऊं, आपने तो सब कुछ दिखाई दिया। अभी आपके जो विजुअल्स थे, वो विजुअल्स में हम देख के ही सब समझ सकते हैं कितने लोग बाहर निकले हैं, उसमें से कितने लोग मास्क पहन रहे हैं, और उसमें से ज्यादा करके लोग मास्क सिर्फ मुंह पे लगा रहे हैं, नाक पे नहीं लगा रहे हैं। तो ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है आपके विजुअल्स में कि ये जो वायरस है वो म्यूटेट हो रहा है। उसके 2 या शायद 3 अलग अलग अवतार आ रहे हैं, और ये इनमें से 1 या 2 अवतार अपने बदन में जो एंटीबॉडीज होते हैं उसको चुका के भी आ सकते हैं। तो ये सब काफी गंभीर बात है, और जो हम कुछ कर सकते हैं हमको करना चाहिए। और उसके ऊपर लास्ट में ये है कि हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ही ढीला चल रहा है, दुनिया में बहुत ही ढीला चल रहा है। बाद में अगर समय हो तो मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, ये लेटेस्ट फिगर्स क्या है वैक्सीनेशन की दुनिया में, तो हम समझ पाएंगे कि क्यों ये प्रॉब्लम इतना बढ़ रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद एक बार रुक दिल्ली की कंडीशन पर भी कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हैं, आप हेड हैं कोविड सेंटर एम्स के। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि दिल्ली में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। 2500 प्लस केसेस अगर आ रहे हैं तो ये परिस्थिति दिल्ली के लिए भी अच्छी नहीं कही जा सकती है। अभी किस स्टेज पर दिल्ली है? दिल्ली वासियों को जरा आप आगाह करिए, उन्हें जरा चेताइए। जी मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 2 हफ्ते में 3 गुना से ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, और इसका कुछ इंडिकेशन हमें मिल रहा था। बहुत लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमारा जो कोविड सेंटर है, जो हमने ट्रॉमा सेंटर को कन्वर्ट करके बनाया है, कि ट्रॉमा पेशेंट वापस इधर लेने चाहिए और कोविड बंद करना चाहिए। तो हमने यही कहा था कि अभी ये थोड़ा जल्दी है, क्योंकि अगर कोविड के मामले बढ़ गए तो दोबारा ऐसी फैसिलिटी एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। आईसीयू के बेड्स ऑलमोस्ट आधे पेशेंट जो हमारे पास है उनमें से जो है वो आईसीयू की उनको जरूरत है। लोग क्योंकि अब आप ये बात समझे कि बहुत सारा होम आइसोलेशन होने से अब जो व्यक्ति हॉस्पिटल आता है, जनरली उसको इतनी कोमॉर्बिडिटीज, इतनी प्रॉब्लम होती है कि उसको मॉनिटरिंग की जरूरत है, या वो सिक होता है। तो हेल्थ केयर सिस्टम पे स्ट्रेन फिर से बढ़ना शुरू हो गया, और ये बहुत एविडेंट है। तो जिस स्पीड से रोज केसेस बढ़ रहे हैं, पिछले दिन से 25%, 30% केसेस हर रोज अगले दिन पिछले दिन से ज्यादा होते हैं, ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है, और इस पे तुरंत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, हमारे साथ विश्वास सारंग जी भी मौजूद हैं। आप मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए मंत्री हैं। सारंग जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में अभी क्या स्थिति है, क्योंकि चिंता इस बात को लेकर है कि वहां पर पॉजिटिविटी रेट 10% तक पहुंचा है। सरकार अभी कितनी तैयार है? और जिस तरह के फैसले हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, क्या भविष्य में ऐसा फैसला आपको इंदौर और भोपाल की परिस्थितियों को देखते हुए भी लेना पड़ सकता है? मीनाक्षी जी, ये बात सही है कि पूरे देश में जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, वैसा ही मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं। लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस ज्यादा आ रहे हैं, और खासकर हमारे भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में हम देखते हैं कि लगातार इसका प्रकोप बढ़ रहा है। और हमारी सरकार पूरी तरह से हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। हमने वो शहर जिसमें रोज से ज्यादा पॉजिटिव केस आते हैं, वहाँ पर हमने संडे का लॉकडाउन लगाया है। हमारे यहाँ जो त्योहार की हमने अलग आचार संहिता बनाई, और मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमारे समाज ने उसको एक्सेप्ट किया और उस आचार संहिता का पालन करते हुए त्योहार को हमने मनाया है। उसके साथ ही हमने हमारे जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, चाहे वो शादी हो या किसी के बच्ची के कोई उठावना या गमी की शव यात्रा का कार्यक्रम हो, उसमें भी हमने एक अलग आचार संहिता बनाई है, जिसका पालन हम पूरी तरह से करवा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स ने पहले बताया, चाहे डॉक्टर राजीव हो
राजेश हो या और जो दिल्ली के डॉक्टर जुड़े हुए हैं, ये बात सही है कि वैक्सीन तो एक बड़ा हमारे पास उपाय है ही, उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सभी लोग पूरी तरह से मास्क को लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो भी कोरोना के हमारे प्रोटोकॉल हैं उसका हमें पालन करना है, और वही हमें इस संक्रमण से बचा सकता है। जहाँ तक बेड की व्यवस्था है, हम लगातार इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि पिछली बार जो हमने पीक देखा था वो सितंबर के महीने में था, और उससे भी ज्यादा स्थिति यदि खराब होती है तो हमने समस्त जिलों में लगभग 5% का एनहेंसमेंट किया है। जो हमारी तैयारी सितंबर में थी उससे भी ज्यादा हम 5 से 10% मध्य प्रदेश के हर जिले में हमने बेड की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, एलटीयू की, ऑक्सीजन सहित बेड की व्यवस्था की है। सारंग साहब, वैक्सीनेशन को लेकर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती थी, क्योंकि आप मध्य प्रदेश सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमारे साथ पैनल में हैं। जब मैं पिछली बार प्रोग्राम कर रही थी तो बहुत से डॉक्टर्स ने एक ये फीडबैक दिया कि हमने अभी तक 45 साल उम्र तक के लोगों को वैक्सीनेशन के दायरे में लाया है, लेकिन अगर पूरे देश के हिसाब से भी देखें तो 6 करोड़ प्लस लोगों को ही अभी वैक्सीनेशन लगा है, जबकि जितनी बड़ी आबादी देश की है। तो क्या अब ये समय है कि सरकार को उम्र के इस दायरे को और कम करना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर्स तो इस पक्ष में दिखाई देते हैं, पर क्या सरकारें भी इस बारे में विचार कर रही हैं? आप लोगों के पास सुझाव आ रहे हैं? मीनाक्षी जी, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने बहुत साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसको डिजाइन किया है। देखिए, हमें ये सुनिश्चित करना, इस प्रकार से पहले जो हेल्थ वर्कर थे उनको लगाया गया, फिर फ्रंटलाइन वर्कर जो थे वॉरियर्स उनको लगाया गया, फिर 65-60 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को लगाया, और अब जब 45 साल का जो हमने सेगमेंट चुना है उससे हमें लग रहा है कि बहुत तेजी से वैक्सीनेशन होगा। और मुझे जैसा मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बाकी के जो पहले के सेगमेंट थे उससे ज्यादा हमें यहाँ पर टर्नअप दिखता है 45 साल से ज्यादा उम्र वालों का। तो मुझे लगता है कि सरकार, केंद्र की सरकार पूरी तरह से सब तरह पर विचार करते हुए इसको डिजाइन कर रही है। केंद्र सरकार की जो निर्देश होंगे उसका हम पालन करेंगे। हमारी सभी तरह की व्यवस्थाएं पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, और मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार हर तरह से वैक्सीनेशन के लिए भी तैयार है। संक्रमण रोकने के लिए हम जन जागरण कर रहे हैं, और यदि जो संक्रमित हो रहे हैं उनको हम प्रॉपर इलाज मिल सके इसकी तैयारी है। ठीक है डॉक्टर अनूप कुमार, जिस बात का जिक्र देखिए यहाँ पे सारंग साहब भी कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया, उसके तहत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि जिसका जिक्र पारिक साहब कर रहे थे कि अगर वायरस अब म्यूटेट होने लगा है और वो अलग अलग तरह से अब लोगों को प्रभावित कर रहा है, जनसंख्या को प्रभावित कर रहा है, तो फिर हमारा वैक्सीनेशन कितना इफेक्टिव है, इसे लेकर भी लोगों के मन में सवाल है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं साइंटिस्ट के मन में भी सवाल आता है, इस पे रिसर्च भी चल रहा है। हम बताना चाहेंगे जो म्यूटेशंस होता है वो कुछ एक वायरस के कुछ पार्ट पर ही होता है, और जो वैक्सीन है वो एक बहुत बड़े पोर्शन को लेकर वैक्सीन बनाई जा रही है। तो ऐसा कई स्टडीज में आया है कि जो हमारी जो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये म्यूटेंट स्ट्रेन्स पर भी काम कर सकती हैं, लेकिन अभी हमें और शोध की जरूरत है आने वाले रिसर्च में। लेकिन ये जरूरी है, जितने इतने वायरस रेप्लिकेट करेगा और म्यूटेशंस आ सकती हैं, और हो सकता है आगे जाके वैक्सीन उस पर काम ना करे, ये एक आगे का एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो डाटा हमारे सामने आया है, चाहे वो NEJM है चाहे लैंसेट में जो भी स्टडीज आई हैं, उसके हिसाब से जो अभी करंट वैक्सीन हैं ये अभी कारगर साबित हो रही हैं सभी तरह के वायरसेस पर। लेकिन ये स्टडीज को आगे हमें बढ़ाते रहना पड़ेगा, इसलिए अभी इस समय हमारे पास दो ही विकल्प हैं, एक सोशल वैक्सीन और एक एक्चुअल वैक्सीन। दोनों को ही हमें एक साथ साथ चलना पड़ेगा, तभी जैसे हमने 1 साल पहले इस बीमारी को लड़ते हुए हराया था कुछ महीने पहले, इस लड़ाई को जारी रखते हुए हम बीमारी को फिर से हरा सकते हैं। पिछले साल मार्च के महीने में आए लॉकडाउन के बाद छात्रों का पूरा साल घरों के भीतर लैपटॉप और मोबाइल पर नजरें गड़ाए हुए बीता। इस साल की शुरुआत में संक्रमण कम होने की वजह से ऐसी उम्मीद थी कि बच्चे दोबारा स्कूल जा पाएंगे, लेकिन परिस्थितियां देखिए, बेतहाशा आंकड़े बढ़ रहे हैं और इन्होंने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सितंबर 2020 भारत में अभी तक के सबसे ज्यादा 97,894 मरीज दर्ज किए गए। 1 अप्रैल 2021 को इस साल के सबसे ज्यादा 72,330 मरीज सामने आए। एक नहीं, दो वैक्सीन आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संक्रमण एक बार फिर से आसमान छूने लगा है। जिस रफ्तार से रोजाना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि इस साल ये महामारी
और भी विकराल रूप अख्तियार कर सकती है। सबसे ज्यादा संक्रमण कहां है वो भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 43,183 मरीज सामने आए, 249 की मौत हो गई। दिल्ली में 2,790 नए मामले सामने आए, 9 की जान चली गई। केरल में 2,798 नए मरीज सामने आए और उत्तर प्रदेश में 1,230 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए। मेरे भारत के लोगों से इतना ही अनुरोध है अपने भाई और बहनों से कि जो 45 वर्ष से ज़्यादा की आयु के हैं वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं और साथ ही साथ मास्क भी पहने, 2 गज की दूरी भी अपनाएं, हाथों को भी धोते रहें, क्योंकि बचना भी जरूरी है और दूसरे को बचाना भी जरूरी है। टीका लगवाना भी जरूरी है, टीका जरूर लगवाएं, भारत को भी बचाएं और कोरोना को हराएं। 1 अप्रैल से देश में वैक्सीनेशन का तीसरा दौर शुरू हो गया है। अब 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। कहा तो उम्मीद थी कि वैक्सीनेशन के साथ वायरस भी अंकुश लगाने में मदद करेगा, लेकिन हालात एकदम उल्टे बन गए। नए शिक्षा सत्र में भी मोबाइल और लैपटॉप से बच्चों की नजरें हटने के संकेत नहीं है। चंद रोज पहले तक स्कूल खोलने की तैयारी में जुटी राज्य सरकारों ने फिर से कदम वापस खींच लिए हैं। दिल्ली में 8वीं तक की सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में 8वीं तक की सभी परीक्षाएं 4 अप्रैल तक बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश में 8वीं तक की परीक्षाएं 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी। बेंगलुरु में 8वीं तक की परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी गई हैं। पंजाब में सभी स्कूल कॉलेज 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे। तमिलनाडु में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना को लेकर जरा सी लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका नमूना झारखंड के खूंटी में दिखा, जहां एक आवासीय स्कूल में एक साथ 28 छात्राएं संक्रमित पाई गई। छात्रावास में कुल 88 छात्राएं हैं। इन सभी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। ऐसी खबरें देखकर शायद ही कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हो। आज तक ब्यूरो। देश में टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है और इस चरण में 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। टीकाकरण पूरे महीने बिना किसी छुट्टी के चलता रहेगा। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई। इस चरण में 45 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जाना है। दिल्ली के अस्पतालों में टीकाकरण के तीसरे चरण को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। कतार लंबी होने की वजह से लोगों को अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। 1 अप्रैल से सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर सबके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरी तरीके से खोल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हर वो व्यक्ति जो 45 वर्ष से ऊपर की उम्र का है वो टीकाकरण करने के लिए अस्पतालों में जा रहे हैं। इस वक्त हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर आए हैं टीका लगवाने के लिए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने पहुंचे। मुख्य सचिव ने कहा कि टीकाकरण के लिए कोरोना जांच भी बढ़ाई जाएगी ताकि दूसरी लहर का मुकाबला किया जा सके। महाराष्ट्र का पुणे लंबे समय से कोरोना की चपेट में है। यहां शहर के मेयर मुरलीधर मोहन ने खुद वैक्सीन लगवाकर तीसरे चरण का उद्घाटन किया। बिहार में भी वैक्सीन के तीसरे चरण की औपचारिक शुरुआत हो गई। यहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपनी पत्नी के साथ वैक्सीन लेने गए। मंगल पांडे ने बताया कि बिहार में अब तक 29 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और हालात काबू में है। मैंने कोरोना का कोवैक्सीन टीका लिया है और आज का यह टीका मैंने लिया है और इसके 6 से 8 सप्ताह के बीच में फिर दूसरा डोज हमको लेना है। मैं राज्य की जनता से, अपने सभी लोगों से अपील करता हूं जिनकी अवस्था 45 वर्ष से अधिक की हो गई है, वो सभी लोग टीका केंद्रों पर जाएं और कोरोना के इस वैक्सीन को जरूर लें। मध्य प्रदेश में भी 45 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। राज्य में हर दिन 4 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा है बीते कुछ दिनों में, उसके बाद सरकार ने भी नया टारगेट सेट कर दिया है वैक्सीनेशन का। ज्यादा प्रभावित जो जिले हैं वहां पे अब 100% वैक्सीनेशन करना होगा अगले 2 हफ्तों के दौरान, और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग अब पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन केंद्र जो है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। भोपाल में 172 केंद्र बना दिए गए हैं। कोशिश ये है कि लोगों के घरों के ज्यादा से ज्यादा करीब हो वैक्सीनेशन सेंटर और उन्हें ज्यादा दूर न आना पड़े, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में 3.5 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही थी प्रतिदिन। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बैठक की है उसके बाद यह तय किया गया है कि ये अब बढ़ा करके 4 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लोगों को लगाई जाए। देश के अलग अलग शहरों से टीकाकरण की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर तेज होने की वजह से टीकाकरण का ये तीसरा चरण बेहद अहम हो गया है। आज तक ब्यूरो। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना को रोकना एक बड़े चैलेंज से कम नहीं। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन हरिद्वार से जो आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें कोरोना नियमों का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हर की पौड़ी की दिव्यता दिखाते हैं। साज सजावट जो लगभग पिछले 6 महीनों से चल रही थी, संक्रमण काल से इसकी तैयारियां पूरी हो रही थी, वो अब हर की पैड़ी लगभग पूरी तरह से पूरा हरिद्वार जो है वो चकाचौंध दिखाई यहाँ पर पड़ती है। तमाम तैयारियां हैं, लेकिन पहले दिन जो है 1 अप्रैल को जो भीड़ है महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की, उसकी संख्या बेहद कम है। और इसे आप ये कह सकते हैं कि चाहे संक्रमण का डर हो, कोरोना का प्रकोप हो, या फिर लोग जो इंतजार करते हैं कि वो जब पवित्र मौका आता है, जैसे शाही स्नान का दिन हो, 12 अप्रैल को पहला शाही स्नान भी होगा, खासकर 1 अप्रैल से लगने वाले महाकुंभ में, तब जो भीड़ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हर की पैड़ी पर आने वाले ज्यादातर श्रद्धालुओं में एक बात जो कॉमन दिखती है और वो चिंता की हो कि बहुत सारे चेहरों पर मास्क नहीं है। ये देखिए, ये भाई साहब यहाँ खड़े हैं, यहाँ एक परिवार आया है, स्नान कर चुका है, एक साथ भी खड़े हैं। अब अभी तो चूंकि भीड़ आज के दिन कम है, लेकिन जब ये भीड़ बढ़ती है तब इन नियमों का उल्लंघन सीधे सीधे एक बड़े विस्फोटक स्थिति को जन्म दे सकता है। पिछले साल मार्च के महीने में आए लॉकडाउन के बाद छात्रों का पूरा साल घरों के भीतर लैपटॉप और मोबाइल पर नजरें गड़ाए बीता है, और इस साल की शुरुआत में संक्रमण कम होने की वजह से उम्मीद तो ये थी कि बच्चे शायद दोबारा स्कूल जा पाएंगे, लेकिन अचानक जिस तेजी से केसेस बढ़े हैं, इन्होंने फिर उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तो स्टूडेंट्स पर आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन आपका परिचय अपने मेहमानों से भी करा दें। हमारे साथ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा मौजूद हैं, डॉक्टर राजेश एम पारिक जसलोक हॉस्पिटल से हैं, प्रोफेसर अनूप कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले स्टूडेंट्स की इस परेशानी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। 16 सितंबर 2020 भारत में अभी तक के सबसे ज्यादा 97,894 मरीज दर्ज किए गए। 2 अप्रैल 2021 को इस साल के सबसे ज्यादा 81,466 मरीज सामने आए। एक नहीं 2 वैक्सीन आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संक्रमण एक बार फिर से आसमान छूने लगा है। जिस रफ्तार से रोजाना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि इस साल ये महामारी और भी विकराल रूप अख्तियार कर सकती है। सबसे ज्यादा संक्रमण कहां है वो भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 43,183 मरीज सामने आए, 249 की मौत हो गई। दिल्ली में 2,790 नए मामले सामने आए, 9 की जान चली गई। केरल में 2,798 नए मरीज सामने आए और उत्तर प्रदेश में 1,230 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए। हमें पैनिक की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन की जरूरत है। हमें जो है वो पूरी तरह से एहतियात की जरूरत है और किसी तरह से हताशा और निराशा और हाहाकार की जरूरत नहीं है। जहां तक सवाल है, वैक्सीनेशन अभी सरकार ने भी कहा है कि हर दिन होगा, बिना छुट्टियां भी खत्म की गई हैं, और मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया है ये भारत में सबसे बड़ी वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया चल रही है। 1 अप्रैल से देश में वैक्सीनेशन का तीसरा दौर शुरू हो गया है। अब 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। कहाँ तो उम्मीद थी कि वैक्सीनेशन के साथ वायरस भी अंकुश लगाने में मदद करेगा, लेकिन हालात एकदम उल्टे बन गए। नए शिक्षा सत्र में भी मोबाइल और लैपटॉप से बच्चों की नजरें हटने के संकेत नहीं है। चंद रोज पहले तक स्कूल खोलने की तैयारी में जुटी राज्य सरकारों ने फिर से कदम वापस खींच लिए हैं।
दिल्ली में 8वीं तक की सभी कक्षाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में भी 8वीं तक की कक्षाओं को 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 8वीं तक की कक्षाएं 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी। बेंगलुरु में 8वीं तक की कक्षाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी गई हैं। पंजाब में भी स्कूल कॉलेज 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे। तमिलनाडु में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। थोड़ी सी लापरवाही बहुत सारे लोगों की जान ले रही है। हमने पिछले 1 साल में कोरोना के खिलाफ बहुत जोरदार लड़ाई लड़ी है। ये समय है इस लड़ाई को और मजबूती देने का, ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करने का और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचाने का। कोरोना को लेकर जरा सी लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका नमूना झारखंड के खूंटी में दिखा, जहां एक आवासीय स्कूल में एक साथ 28 छात्राएं संक्रमित पाई गई। छात्रावास में कुल 88 छात्राएं हैं। इन सभी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। ऐसी खबरें देखकर शायद ही कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हो। आज तक ब्यूरो। हालांकि जो परिस्थितियां दिखाई देती हैं, इसमें ये सवाल तो बेमानी लगता है कि स्कूल वापस कब खुल पाएंगे, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बार कहा था कि जान है तो जहान है। डॉक्टर्स भी उस बात का इशारा अपनी चर्चा में जरूर करते हैं। लेकिन डॉक्टर राजेश बलोत्रा, मैं आपके पास सवाल वैक्सीनेशन को लेकर आना चाहती हूँ। 125 करोड़ के देश में अभी 6 करोड़ प्लस लोगों को ही वैक्सीनेशन हो पाया है, उनको ही टीका लग पाया है। ये नंबर एक तो बहुत कम दिखाई देता है, प्लस जो ये एडवाइस किया जा रहा है कि 45 साल के उम्र के दायरे को और कम किया जाए, क्या इससे फायदा होगा? जी, 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक तो 6.85 करोड़ लोगों को कल तक लग चुकी है और कल हमने रिकॉर्ड बनाया है, देश ने 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। अगर हम एक दिन में 50 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर पाए तो अक्टूबर तक 90 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं, जो कि अबव 12 वाली हमारी सारी पॉपुलेशन, उसमें 45 से नीचे वाले भी जो स्कूल चिल्ड्रन को छोड़ के कवर हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि लोगों की चिंता है वो जायज है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अपना काम कर रही है। लगातार दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है और आपने देखा होगा ये 45 वर्ष से ऊपर के लिए खुलने के बाद इसमें बहुत उछाल आया है जिन लोगों में वैक्सीनेशन हो रही है। एक और चीज को भी नहीं भूलना चाहिए, हम ऑलमोस्ट और कई वैक्सीनेशंस को प्रोक्योर करने की कगार पे है। कल भी एक जो हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज लैब ने स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है 2 डोज वाली, उसके लिए जो है उसके अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी थी। कुछ और डेटा उनसे मांगा गया है कि जो -18 डिग्री वाली वैक्सीन स्टोरेज की जो है उसमें उसकी सेफ्टी बनी रहती है। तो आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि जो वैक्सीन बनाने वाले जब बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करके कि जो नॉर्मल उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंपनियों का है, उनको थोड़ा सा प्रीमियम देके उन्हें ये कहा जाए कि आप अपनी वैक्सीन जो है हर अस्पताल में पहुंचाएं, प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाएं, गवर्नमेंट सेंटर्स में पहुंचाएं। और जैसे गुड़गांव में किया गया है कि कुछ ऑफिसेज के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, अब मोबाइल वैन्स की बात हो रही है। तो हम लगातार नंबर बढ़ा रहे हैं। 30 लाख अच्छा नंबर है एक दिन के लिए, और जैसे मैंने कहा कि अगर ये संख्या 50 लाख तक पहुंच जाती है तो अक्टूबर तक हम 90 लाख लोगों को वैक्सीनेट, 90 करोड़ एक सवाल का जवाब और दीजिएगा, क्योंकि आप तो कोविड सेंटर को भी हेड कर रहे हैं। जो पेशेंट्स आ रहे हैं अब इस दूसरी लहर के दौरान, जो पेशेंट्स आ रहे हैं, सिम्टम्स क्या सारे वही हैं जो हमने पिछले वक्त में देखे थे, या आपने लक्षण अब कुछ नए भी ऑब्जर्व किए हैं, क्योंकि वायरस अगर म्यूटेट हो रहा है तो? जी, कुछ एक लक्षण नए आए हैं, जैसे कि अब जो है उसमें बुखार बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम सब में नहीं है, और दूसरी बात ये है कि सिवियरिटी जो हमारे पास आने वाले पेशेंट्स हैं उनमें कम नहीं है। तो ये हो सकता है कि पूरी पॉपुलेशन में जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनकी जो प्रोपोर्शन है कम हुआ हो, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि आईसीयू में पेशेंट्स आ रहे हैं लगातार, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और सिम्टम्स में सटल चेंज है। जो क्लासिकल सर दर्द बहुत कॉमनली अब बता के आ रहे हैं, तो खांसी कुछ पेशेंट्स में खांसी बहुत कम है, तो सिम्टम्स में एक सटल चेंज आ रहा है। और अब धीरे धीरे हम ये मानना शुरू हो गए हैं कि जो सिम्टम्स हैं वो मिसलीडिंग हो सकते हैं। कोई भी बुखार पैंडेमिक में होता है अगर, तो उसको कोविड की तरफ मान के ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसी की तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। अब पूरी की पूरी फैमिलीज हमारे पास संक्रमित होके आ रही हैं, ग्रुप के ग्रुप लोग आ रहे हैं, जिससे ये पता लग रहा है कि ट्रांसमिशन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। और आपने भी दिखाया कि जितने बहुत सारे लोग बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने फर्स्ट
वेव में अपने आप को बचा लिया, चाहे वो वायरस की कुछ ट्रांसमिशन ज्यादा है या अब वो केयरलेस हो गए या उन्होंने नहीं ऑब्जर्व किया, ऐसे लोग अब तेजी से अफेक्ट हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कोविड वायरस को अच्छे से समझ लिया है, पहचान लिया है, तो कोविड उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, फिर छुप के आएगा, अलग भेष में आएगा। अपने आप को बचाने के लिए मास्क, हैंड हाइजीन, वैक्सीन ही संपूर्ण तरीके से आपको मदद कर सकते हैं। देखिए, सबके लिए बहुत जरूरी है कि डॉक्टर मल्होत्रा जितनी बातें यहाँ पर बता रहे हैं उन्हें आप उनका ख्याल रखिए, और अगर सिम्टम्स जो भी आपको दिखाई देते हैं उन्हें कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं ये मानकर ही ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़िए। डॉक्टर पारिक, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी और आप उसे कंफर्म करिए या उस पर हमें थोड़ा सा और जानकारी दीजिए, जिसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि जो 18 से लेकर 36 उम्र के लोग हैं, इस दायरे में जो लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, और ये उस तरह का एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। इस उम्र के लोग तो अच्छी इम्यूनिटी होने की वजह से बच रहे हैं, लेकिन जो एल्डरली लोग हैं या जिनकी उम्र ज्यादा है उनके लिए नुकसानदेह ये परिस्थिति ज्यादा है। तो ऐसे में इन लोगों को भी वैक्सीनेशन के दायरे में लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लाना चाहिए। और हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो हमको ये भी देखना चाहिए इसमें जो ये 18 से 36 का जो ये एज ग्रुप था, इसको सुपर स्प्रेडर का नाम दिया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अभी नहीं, ये जब पहली लहर आई थी, जब हमने कोरोना वायरस की किताब जनवरी में लिखी थी, उसमें भी हमने लिखा था और उसके बाद भी लिखा है कि ये जो यंग ग्रुप है और स्प्रेडर ग्रुप हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन हमको ये देखना चाहिए मीनाक्षी जी, अगर हमको इसका सोल्यूशन देखना है तो हमको ये पूरी तरह से समझना चाहिए कि हमारा वैक्सीनेशन कैसे चल रहा है। ये देखिए, ये ग्राफ पर, अगर ये परसों का ग्राफ है, 29 तारीख का ग्राफ है, इसमें से हमको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है। देखो, यूके, यूएस ने काफी गलतियां की थी पहले, लेकिन उन्होंने सबक सीख लिया। अभी यूके में 50% लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, यूएस में 43%, इधर आप देखते हैं 15%, लेकिन हमारे देश में 5% के आसपास में है। और जो हमने 6 करोड़ वैक्सीन दिए हैं, उससे भी ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया है, और 60% वैक्सीन हमारे एक्सपायर हो गए हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये 18 से 35 साल तक, उधर हम लोग वैक्सीनेशन को एक्सपेंड करेंगे, तो जो हमारा वैक्सीन एक्सपायर होके वेस्ट हो रहा है उसका भी यूज होगा, और इसको इस्तेमाल करने से स्प्रेडिंग इवेंट भी कम हो जाएगा। लेकिन ये नई बात नहीं है, आपने कल रिपोर्ट पढ़ा है, ये वापस रिपोर्ट आ रहा है। ऐसे रिपोर्ट पहले भी आए थे, और ये टाइप के रिपोर्ट 100 साल पहले भी थे। तो हमको ये सबक सीखने चाहिए। मीनाक्षी, बहुत अहम बातें यहाँ पर हमारा एक्सपर्ट्स का पैनल हमें बता रहा है। डॉक्टर अनूप, बिकॉज अब हम आखिरी पड़ाव पर है कार्यक्रम के, कोई भी ऐसी 3 बातें जो आप चाहेंगे कि कम से कम लोग अब इस दूसरी वेव के टाइम पर ध्यान रखें? मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो हमें फॉलो करनी है, लेकिन उसके अलावा इस सेकेंड वेव को ध्यान में रखते हुए कोई भी 3 बातें जो हमें फॉलो करनी चाहिए, आपके एडवाइस? 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी मीनाक्षी। सबसे पहला, जब भी आपका वैक्सीनेशन का नंबर आएगा, आपको वैक्सीन लगवाने जाना है, क्योंकि वैक्सीन का असर हमें तुरंत तो नहीं दिखेगा, बट पिछले 5-6 महीने के बाद हमें इसका असर जरूर दिखने शुरू हो जाएगा। नंबर 2, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम आपको फिर से लाना पड़ेगा, बिकॉज कोविड-19 ये न्यू नॉर्मल है, हमको मानना पड़ेगा। और नंबर 3 है कि जहां तक हो सके पब्लिक प्लेस में जाने से आपको रुकना पड़ेगा। तो ये 3 चीज अगर आप अपने लाइफ में वापस ले आते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हमने 1 साल पहले इस बीमारी को हराया है, इस साल भी हम इसको हरा सकते हैं। चलिए, आपके इसी एडवाइस के नोट पर मैं कार्यक्रम को खत्म करना चाहूंगी, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स के पैनल ने हमें एडवाइसेस दिए हैं, आप सभी उसे ध्यान से सुनिए और जरूर उन्हें फॉलो करिए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम बातें हमें बताने के लिए और दर्शकों को जानकारी देने के लिए। चुनावों के बीच असम के करीमगंज जिले में एक कार से ईवीएम बरामद किए जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कार का वीडियो ट्वीट किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस बुलेरो गाड़ी से ईवीएम मिले वो पाथरकंडी विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल के हैं। कार के साथ ना तो चुनाव आयोग का कोई अधिकारी था और ना ही कार के भीतर कोई सुरक्षा थी। इस कार को गौर से देखिए, इसमें मौजूद ईवीएम को भी गौर से देखिए। ये सरकारी कार नहीं, ये प्रशासन की कार नहीं, ये चुनाव आयोग की कार नहीं। इसमें ईवीएम है लेकिन सुरक्षा कर्मी नहीं।
और इसलिए इस कार में ईवीएम की मौजूदगी पर बवाल है, तूफान है, क्योंकि ये बोलेरो किसी और की नहीं है, पाथरकांडी विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है। प्रियंका गांधी ने इस पर सवाल उठा दिया, ट्वीट में वीडियो टैग किया और पूछा कि जब भी किसी निजी गाड़ी में ईवीएम मिलती है तो वो बीजेपी नेता की ही क्यों होती है। बवाल बढ़ा, चुनाव आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली, डीएम से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांग ली गई है। सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग ने पूरी घटना पर कुछ तर्क भी दिए हैं। कहा गया है कि ईवीएम ले जा रही गाड़ी खराब हो गई तो लिफ्ट ले ली गई, जो कि बीजेपी उम्मीदवार की निकली। चुनाव आयोग के हलफनामे में ये कार कृष्णेंदु पाल की ही बताई गई है, यानी इस कार के बीजेपी उम्मीदवार के होने पर कोई शक नहीं। लेकिन सवाल है कि सुरक्षा कर्मी कहां थे, चुनाव आयोग के अफसर कहां थे। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का चुनावी स्टंट कहा है। जैसे जैसे चुनाव के मतदान करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सवालों के जो सूरमा हैं उनके सियासी सूपड़े जो है वो सूझते जा रहे हैं। और जो सियासी सूपड़े जब सूझ रहे हैं तो उसका एक ही कारण है और एक ही अर्थ है कि उनको इस बात का एहसास है कि एक बार फिर उनको जो है वो बुरी तरह से हार का मजा चखने का समय आ गया है। ये ऐसी घटना है जो निष्पक्ष चुनाव पर संदेह खड़ा करती है। अब चुनाव आयोग की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। गुवाहाटी से तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। नंदीग्राम में मतदान खत्म हो गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे तीखी लड़ाई इसी सीट पर रही। नंदीग्राम में मतदान के दिन जिस तरह जुबानी जंग चली, उससे तय हो गया कि बंगाल के मतदान में बाकी 6 दौर में लड़ाई किन मुद्दों पर लड़ी जाएगी। नरेंद्र मोदी is used to come to Bengal and give address. जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। नंदीग्राम आई एम टेलिंग यू 90% वोट तृणमूल कांग्रेस विल विन। बंगाल चुनाव का ये नंदीग्राम अध्याय है, जहां हमलों ने हद पार कर दी, जहां हर दाव दायरा तोड़ता गया, जहां नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच भीषण जबानी जंग चली। Why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। नंदीग्राम में एक बार फिर सन्नाटा है, तूफान के गुजर जाने के बाद का सन्नाटा। लेकिन एक दिन पहले इसी नंदीग्राम में जो कुछ हुआ उसने बंगाल की चुनावी लड़ाई की नींव तैयार कर दी है। ये तय हो गया है कि ये चुनाव हिंदू ध्रुवीकरण, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद पर ही लड़ा जाएगा। इनमें भी हिंदुत्व पर तकरार ही सबसे जोरदार होगी। इसकी बानगी नंदीग्राम में भी दिखी और आगे भी इस पर जोर आजमाइश होने वाली है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। মামাটি মানুষ গোত্র, আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। नंदीग्राम का चुनाव अभूतपूर्व रहा। दोनों तरफ से ऐसी मोर्चाबंदी पहली बार दिखी। महारथियों का ऐसा जमावड़ा भी पहली बार ही नजर आया। पहली बार मतदान के दिन एक मुख्यमंत्री को मतदान केंद्र पर यूं धरना देते देखा गया, और इधर मतदान तो उधर प्रधानमंत्री की तरफ से घमासान भी पहली बार ही देखा गया, और धर्म पर ऐसा धुआंधार भी पहली बार ही देखा गया। मतदान का दिन आते आते ये लकीर गहरी होती गई। बीजेपी हंगामे के पीछे पाकिस्तान एंगल तलाश ले गई, तो टीएमसी ने बंगाल बनाम बाहरी का मुद्दा उछाल दिया।
इधर पहले जानकारी मिला, साथ साथ में पुलिस और सीआईएफ को भेजा सो रेस्क्यू करने के लिए। ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका हाउस में ये पूरा ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोट आ रहा है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। They are giving instruction to help only BJP and to help the BJP goons. This area also you have seen all the outsiders. It is not from inside Bengal. It is from outside goons. They have bought it from outside goons. They cannot speak Bengali also. नंदीग्राम पर तो देश की निगाहें थी, सुरक्षा का पूरा इंतजाम था। सुरक्षा बलों ने शांति और अमन बनाए रखा, लेकिन अभी तो 6 दौर का मतदान बाकी है। जिस जोश, रोष और आक्रोश के साथ ये लड़ाई आगे बढ़ी है, वो सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर चिंता पैदा करती है। बेचैन करने वाली बात ये भी है कि एक और चुनाव विकास और गवर्नेंस के मुद्दे से हटकर मजहबी मोर्चेबंदी से लड़ा जा रहा है। नंदीग्राम से इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, आज तक ब्यूरो। बंगाल चुनाव में जबरदस्त माइंड गेम्स चल रहे हैं। चुनावी रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर तंज किया कि दीदी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तरफ से भी उनके नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से दीदी को दंगल में उतारने की बात की। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहाँ जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है? क्या ममता का इरादा दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का है? क्या ममता को नंदीग्राम गंवाने का डर सता रहा है? प्रधानमंत्री के दावे में दम या एक और चुनावी दाव? ठीक तब जब नंदीग्राम में मतदान पूरे उफान पर था, ठीक तब जब नंदीग्राम का जनादेश तेजी से ईवीएम में दर्ज हो रहा था, ठीक तब जब नंदीग्राम का मुकाबला आधे रास्ते में था, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा धमाका किया। ममता बनर्जी पर हार के डर से दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी की तोहमत लगाई। टीएमसी की तरफ से फौरन जवाब भी आ गया। We have got reports from the ground. We also have professional inputs. We also have an expectation. Mamta Banerjee has won Nandigram. BJP have lost Nandigram. Trinamool have done much better than we have done in 2019. Amit Shah ji, आपका माइंड गेम्स नहीं चलेगा। खेला होबे, खेला भालो शुरू होयेछे। ये लड़ाई यही नहीं ठहरी, ये लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ी। टीएमसी ने ट्वीट किया, दीदी नंदीग्राम जीत रही हैं, दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी, आप जनता को गुमराह करना बंद करें। 2024 में अपने लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश कर ले, क्योंकि आपको वाराणसी में चुनौती मिलने वाली है। तृणमूल सांसद महुआ मित्रा ने भी ट्वीट किया, दूसरी सीट? जी हाँ, प्रधानमंत्री जी वो लड़ेंगी और वो सीट होगी वाराणसी, आप तैयारी कर ले। तो क्या ममता बनर्जी बंगाल के दायरे से निकलकर वाराणसी जाएंगी? क्या ये दाव का दाव से जवाब है, या राष्ट्र राजनीति में संभावना की तलाश है, या बस उलझाने का माइंड गेम है? ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं को एक खत भी लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, तमाम बड़े नेताओं के नाम ममता बनर्जी ने पैगाम भेजा है। सबसे बीजेपी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। ममता बनर्जी की वाराणसी से चुनाव लड़ने की चुनौती और विपक्ष के 15 नेताओं को ये खत। ममता बनर्जी दूर की सोच रही हैं या दुर्ग बचाने के लिए सोच रही हैं? नंदीग्राम से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।